नमस्कार दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप सबका YouTube चैनल में। पहले वीडियो में हमने यूनिवर्स से लेके होमोसेपियंस से लेके वैदिक एज तक की चर्चा की है। बहुत ही सार्थक चर्चा की है, एक इंट्रोडक्टरी चर्चा डिस्कशन किया है। आज हम उसी चर्चा को, उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे वैदिक एज के आगे। हम जानते हैं कि 1500 से 600 ईस्वी तक के काल को हम वैदिक एज या वैदिक काल कहते हैं। उसको हमने दो भागों में विभाजित किया था, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। अब हम 600 BCE बिफोर कॉमन इरा से स्टोरी को फिर से कनेक्ट करते हैं। आइए देखते हैं। 600 से लगभग 322 BCE तक के काल को हम कहते हैं प्राक मौर्य काल या प्री मौर्य पीरियड। मौर्य काल से, मौर्य साम्राज्य से पहले का जो काल है उस काल की हम चर्चा करेंगे। इसमें निम्नलिखित घटनाएं हो रही थी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आर्य जब आए तो आर्य के आने के जो स्थान हैं उनको लेकर विद्वानों में, इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद हैं। और वो आए तो एक कबीले के रूप में उन्होंने अपने आवास को स्थापित किया। उन कबीलों को हम जन कहते थे। जैसे जैसे कई कबीले, कई जन एक साथ हुए तो वो जन से जनपद और कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण हुआ, गठन हुआ। और ऐसे कुल मिला के 16 महाजनपद उत्तर भारत में भी थे, एक दक्षिण भारत में था, कुछ उत्तर पश्चिम भारत में थे। कुल मिलाकर 16 महाजनपद उस समय अस्तित्व में थे। उन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था वो मगध था। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था? जब हम इस मगध को डिटेल करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, तब हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे कौन से ऐसे कारक थे, कौन सी ऐसी परिस्थितियाँ थीं जिसने मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया। मगध के जो राजवंश हैं उसमें सबसे पहला हर्यक वंश होता है, फिर उसके बाद शिशुनाग वंश आता है, फिर अंत में नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद होता है। घनानंद अंतिम शासक होता है। उसकी एक युद्ध, एक लड़ाई होती है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु होते हैं। वो उसको कूटनीति के माध्यम से उस युद्ध में विजय दिलाने के लिए प्रेरित करते हैं, सहायता करते हैं और अंततः चंद्रगुप्त विजयी होता है और मौर्य समाज की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना से पूर्व कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। जब नंद वंश का शासन था, उस समय घनानंद शासन कर रहा था। उसी समय यूनानी शासक सिकंदर का आक्रमण होता है। तो अगर कभी एक प्रश्न पूछा जाता है कि उस समय भारत में सिकंदर के समकालीन शासक कौन था, तो हम घनानंद को लेते हैं कि वो घनानंद थे। तो हम देखते हैं कि उसी समय कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं। हक्कामनी ईरानी आक्रमण होते हैं। यूनानी आक्रमण में सिकंदर का आक्रमण हम पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि लगभग 600 से लगभग 322 BCE के पीरियड के बीच में इन सब घटनाओं के साथ साथ समांतर में, पैरेलल में कुछ और भी घटनाएं चल रही थीं। उन घटनाओं को हम कह सकते हैं प्रथम धार्मिक सुधार आंदोलन या धार्मिक आंदोलन। धार्मिक सुधार आंदोलन आखिर क्यों शुरू हुआ? जब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे तो इसको ठीक से समझेंगे, लेकिन मोटे तौर पे आप समझ लीजिए कि जो वैदिक काल में धार्मिक ग्रंथों का सृजन हुआ और जो वेद थे, वेद में जो भी कुरीतियाँ थीं, जो भी आडंबर थे या मूर्ति पूजा का जो प्रावधान था, जो बलि की प्रथा थी, जो यज्ञ थे, इन में से अधिकांश चीज़ों को खारिज किया जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने। जैन धर्म और बौद्ध धर्म में उनको चुनौती दी। तो आखिर उनकी चुनौती किस हद तक कामयाब हुई, इन सब चीज़ों पे बहुत ही बृहद, बहुत ही एक्सपेंसिव और बहुत ही व्यापक चर्चा हम करेंगे। लेकिन उसके बाद इसी के साथ साथ शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और अन्य संप्रदाय भी उसी समय पनपने लगे। इसके बाद हम देखते हैं कि जब मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है तो मौर्य साम्राज्य बहुत ही सेंट्रलाइज होता है, केंद्रीकृत होता है।
उससे पहले घनानंद के समय में एक ऐसा ही शासन केंद्रीकृत था, सेंट्रलाइज था। घनानंद के बाद जब यूनानी आक्रमण होते हैं, हक्कामनी ईरानी आक्रमण होते हैं, उसी समय इसका जो सेंट्रलाइज एक शासन था वो डिसेंट्रलाइज या विकेंद्रीकृत में कन्वर्ट हो जाता है और धीरे धीरे इसका जो है शासन कमज़ोर होने लगता है। उसके बाद जब चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने के बाद वो इस पूरे साम्राज्य को केंद्रीकृत करता है, सेंट्रलाइज करता है और मौर्य साम्राज्य लगभग 322 से 185 BCE तक, बिफोर कॉमन इरा तक एग्जिस्ट करता है। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य शासन के जो उत्तराधिकारी रहते हैं उनमें कहीं ना कहीं अयोग्यता की या शासन करने की जो योग्यता रहती है उसमें धीरे धीरे कमी आने लगती है और मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगता है। मौर्य साम्राज्य के पतन के कई कारण हैं, उन पे हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में जो आता है पोस्ट मौर्य पीरियड, उत्तर मौर्य काल। उत्तर मौर्य काल में फिर से डिसेंट्रलाइज की प्रोसेस होती है, फिर से विकेंद्रीकृत हो जाती हैं व्यवस्थाएं और उसके पीछे दो कारण होते हैं। एक कारण होता है कि देसी राजवंशों का उदय होता है और दूसरा कारण विदेशी राजवंशों का आक्रमण। तो जो प्रमुख देसी राजवंश हैं जो उस समय पनपे मौर्य साम्राज्य के पतन के समय, उसमें शुंग वंश है, कर्ण वंश है, सातवाहन वंश है, चेदी वंश है या महामेद वाहन वंश है। तो शुंग वंश के जो प्रतापी शासक, मतलब इनमें से जो वंश हैं इनके जो प्रतापी शासक रहे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध शासक रहे हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, उन हमने शासकों को यहाँ पर रखा है। हालांकि जब इसको डिटेल करेंगे तो ठीक से पढ़ेंगे। शुंग वंश में जो प्रतापी शासक था जिसका काफ़ी ज़्यादा ख्याति थी, पुष्यमित्र शुंग। कर्ण वंश में वासुदेव, सातवाहन में गौतमी पुत्र शतकर्णी और चेदी और महामेद वाहन में खारवेल। उसके बाद हम विदेशी राजवंशों को देखते हैं। इसमें इंडो ग्रीक में मिनांडर, शक में रुद्रदामन प्रथम, पार्थियन में गोंडोफर्नीस और कुषाण में कनिष्क। इसी तरीके से इसके बाद जो है गुप्त काल। गुप्त काल ये लगभग जो उत्तर मौर्य काल है 185 BCE से लगभग 4वीं सदी ईसवी तक, कॉमन इरा तक रहता है। और गुप्त काल को फिर हम लेके चलते हैं तो देखते हैं कि लगभग 4वीं शताब्दी से लेके 6वीं शताब्दी तक ये रहता है, इसका टाइम पीरियड रहता है। इसको स्वर्ण काल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, इसमें कितने सांस्कृतिक विकास हुए हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं इसके बाद गुप्त काल का जब पतन होता है उसके बाद गुप्तोत्तर काल आता है या उत्तर गुप्त काल आता है। तो आपने ये देखा है पूरे क्रम में कि मगध केंद्रीकृत होता है, उसके बाद में कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, कुछ देसी राजवंशों का उदय होता है, उसके बाद वो विकेंद्रीकृत हो जाता है उत्तर मगध काल। उसके बाद मौर्य काल फिर केंद्रीकृत होता है, फिर उत्तर मौर्य काल फिर विकेंद्रीकृत होता है, गुप्त काल फिर केंद्रीकृत होता है, उत्तर गुप्त काल फिर विकेंद्रीकृत होता है। तो कुल मिला के हम देखते हैं कि वैदिक एज के बाद जो प्राक मौर्य काल है, प्राक मौर्य काल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। उसके बाद प्राक मौर्य काल के बाद मौर्य काल आता है, मौर्य काल के बाद उत्तर मौर्य काल आता है, उत्तर मौर्य काल के बाद गुप्त काल आता है, गुप्त काल के बाद उत्तर गुप्त काल आता है। इस क्रम में हम इसका अध्ययन करेंगे। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। आइए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमने बात की थी गुप्त काल तक की, उसके बाद उत्तर गुप्त काल या पूर्व मध्यकाल। इसमें हम देखते हैं कि गुप्त काल में जो उसका पतन होता है, अयोग्य शासक, अयोग्य उत्तराधिकारी और अन्य कारक रहते हैं। उसमें देसी राजवंशों का उदय होता है। और जो उत्तर गुप्त काल है, उत्तर गुप्त काल में कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं रहती है। छोटे छोटे देसी राजवंशों का उदय होता है, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय होता है और एक सामंती प्रवृत्ति की प्रणाली का उदय होता है। और जो अपने अपने क्षेत्रों में संप्रभुता की बात करते हैं। इसी क्रम में हम देखते हैं कि देसी राजवंश और विदेशी आक्रमण, कुछ विदेशी आक्रमण हुए हैं जैसे जिसमें हुडों का आक्रमण हुआ है, कुछ मध्य एशिया या माइनर एशिया की कुछ बर्बर जातियाँ थीं उनके द्वारा कुछ आक्रमण किए गए हैं।
जो देसी राजवंश है उसकी सूची काफ़ी लंबी है, क्योंकि कोई भी केंद्रीकृत सत्ता उस समय उस भौगोलिक क्षेत्र में मौजूद नहीं थी जिस भौगोलिक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राजवंशों ने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना शुरू किया। इसी क्रम में हम देखते हैं थानेश्वर का पुष्यभूति वंश, बंगाल का पाल वंश, बंगाल का सेन वंश, कुछ कश्मीर के राजवंश हैं इसमें, स्पेशली कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहार वंश। राजपूत वंश का जो सूची है, क्रम है, काफ़ी लंबा है। ये गुर्जर प्रतिहार वंश, कन्नौज का गहड़वाल वंश, शाकंभरी का चौहान वंश, जेजाग भुक्ति का चंदेल वंश, जेजाग भुक्ति को हम बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं, मालवा का परवार वंश। इसी क्रम में हम देखते हैं गुजरात का अनिहिलवाड़ का चालुक्य सोलंकी वंश, गौड़ वंश, मैत्रक वंश, कलचुरी या चेदी वंश, पूर्वी गंग वंश, काकतीय वंश, होयसल वंश, राष्ट्रकूट वंश और अन्य राजवंश। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में या जो भी उस समय का भौगोलिक क्षेत्र रहा होगा, उस भौगोलिक क्षेत्र में कोई भी केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी। छोटे छोटे राजवंश, देसी राजवंशों का उदय हो चुका था। अपने अपने क्षेत्र में संप्रभुता के साथ वो शासन कर रहे थे। यह क्रम तब तक जारी रहा जब तक 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं हुई है 1206 ईस्वी तक, और लगभग हम मानते हैं कि 6वीं शताब्दी से लेकर 1206 ईस्वी तक के काल को हम विकेंद्रीकृत काल कहते हैं। उसमें इसी तरीके के छोटे छोटे देसी राजवंशों का शासन चलता रहा। उसके बाद में हम देखते हैं कि जब हम अध्ययन करेंगे तो हमने ये पूरा उत्तर और जो उत्तर पश्चिम है उस क्षेत्र को लिया है। उसके बाद में हमने दक्षिण भारत का इतिहास, इसको हम अलग सेगमेंट में एक अलग स्लाइड में करेंगे ठीक से। दक्षिण भारत का इतिहास, इसको हम संगम काल भी कहते हैं। इसमें जो क्षेत्र आते हैं तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश व श्रीलंका का भी कुछ क्षेत्र आता है। संगम साहित्य का सृजन इसी संगम काल में हुआ है। संगम साहित्य का सृजन इसी में होता है। समकालीन राजनीतिक शक्तियाँ चोल राज, चेल राज और पांड्य राज, चोल, चेर, पांड्य, इन राजनीतिक शक्तियों का काफ़ी प्रभाव रहता है दक्षिण भारत में। कुल मिलाकर हमने देखा है कि जब हम यूनिवर्स से चलते हैं, यूनिवर्स से होमो सेपियंस से हम वैदिक एज तक आते हैं, वैदिक एज से हम शुरू करके हम गुप्तोत्तर काल तक आते हैं, उत्तर गुप्त काल तक आते हैं, और दक्षिण भारत का इतिहास संगम काल जिसको हम कहते हैं, या संगम का इतिहास, उसको हम अलग से डिटेल वीडियो में शूट करेंगे, उसको अलग से बनाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा है कि हम कह सकते हैं कि जो प्राचीन भारतीय इतिहास का एक समग्र परिचय हमने प्राप्त कर लिया है। इसी के इर्द गिर्द हमारा जो अध्ययन रहेगा प्राचीन भारतीय इतिहास का, इन्हीं टॉपिक, इन्हीं सेगमेंट के आधार पर हम, इन्हीं उप विषयों के आधार पर हम अध्ययन करेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आपको एक क्रमबद्ध तरीके से, इंटीग्रेटेड तरीके से एक पूरी स्लाइड में दिखाते हैं कैसे हमने यूनिवर्स से लेकर और संगम साहित्य तक की यात्रा की है। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आइए प्राचीन भारत के परिचय को हम समअप करते हैं। जैसा कि हमने यूनिवर्स से यात्रा शुरू की थी, यूनिवर्स से गैलेक्सी, गैलेक्सी से सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम से प्लैनेट, प्लैनेट से अर्थ, अर्थ से लाइफ, लाइफ के बाद हमने देखा जो ऐप, उसके बाद रामापिथेकस से होमो सेपियंस तक ह्यूमन डेवलपमेंट फेज, ये पूरा है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक एज, वैदिक एज के बाद प्री मौर्य पीरियड, प्री मौर्य पीरियड के बाद मौर्य पीरियड, मौर्य पीरियड के बाद पोस्ट मौर्य पीरियड, गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड के बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता पीरियड के बाद जो है दिल्ली सल्तनत। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो प्री मौर्य पीरियड है, इस प्री मौर्य पीरियड को हम डिसेंट्रलाइज
डिसेंट्रलाइज मानते हैं क्योंकि इस समय सत्ता केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, राजनीतिक रूप से ये विकेंद्रीकृत था। उसके बाद जब मौर्य पीरियड आता है ये केंद्रीकृत होता है, सेंट्रलाइज होता है, ये साम्राज्य बहुत ही मजबूत होता है। उसके बाद फिर से पोस्ट मौर्य पीरियड आता है, उसमें फिर से जो है डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत सत्ता होती है। उसके बाद फिर गुप्त पीरियड आता है, गुप्त पीरियड फिर से केंद्रीकृत होता है, फिर उसमें सेंट्रलाइज सत्ता आती है, केंद्रीकृत सत्ता आती है। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड में फिर से जो है डिसेंट्रलाइज विकेंद्रीकृत सत्ता आती है और यह तब तक जारी रहती है जब तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना नहीं होती है। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद फिर भारतीय उपमहाद्वीप में एक केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना होती है, केंद्रीकृत सत्ता की स्थापना होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1380 करोड़ वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की रचना होती है। ब्रह्मांड की रचना के बाद उसमें गैलेक्सी बनती हैं, गैलेक्सी में सोलर सिस्टम बनते हैं, सोलर सिस्टम में प्लैनेट बनते हैं। उसी एक प्लैनेट में अर्थ है, अर्थ का अध्ययन कर रहे हैं। अर्थ की आयु हम 460 करोड़ वर्ष पूर्व मानते हैं। उसके बाद उस अर्थ पर जो सूक्ष्म जीवन जिसकी हम शुरुआत मानते हैं लगभग 370 करोड़ वर्ष की मानते हैं। उसके बाद कपी, जब हम मानते हैं कि मानव का विकास इसी कपी के द्वारा, क्रमिक विकास के द्वारा हुआ है, ऐप कपी लगभग 3 करोड़ वर्ष पूर्व। उसके बाद हम रामापिथेकस से होमोसेपियंस तक का ह्यूमन डेवलपमेंट फेज की यात्रा करेंगे और उसके बाद में हम फिर स्टोन एज पढ़ेंगे। स्टोन एज प्रारंभ से लेकर लगभग 3000 BCE, बिफोर कॉमन ईरा। उसमें कई फेज हैं, कई वर्ग हैं, उनका हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। उसके बाद हम इंडस वैली सिविलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम वैदिक एज का अध्ययन करेंगे। उसके बाद प्री मौर्य पीरियड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद मौर्य पीरियड का अध्ययन करेंगे, पोस्ट मौर्य पीरियड का अध्ययन करेंगे, गुप्त पीरियड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद पोस्ट गुप्ता पीरियड का अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम मध्यकाल में प्रवेश कर जाएंगे। उसके बाद हम अपनी इस जर्नी को, हम इस स्टोरी को कनेक्ट करेंगे मेडिवल इंडिया से। अब आगे के वीडियो में हम आपसे मिलेंगे मेडिवल इंडिया के लेक्चर के साथ। धन्यवाद।